किसी और दुनिया में जाके क्यों घर बना डालूं। किसी और दुनिया में जाके क्यों घर बना डालूं, अगर इस घर में हूं तो यही मकबरा बना डालूं। नमस्कार, आदाब, शुभ प्रभात। मैं आपका दोस्त धनंजय ओरिजिन ऑफ थिएटर के नई सीरीज़ के साथ हम आज फिर आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में आपको याद होगा कि मैंने 1840, 1850, 53 का जो इंद्र सभा नाटक है वहाँ तक मैंने चर्चा की। तो आज इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं 1857 के आगे से स्वतंत्रता संग्राम में हमारे नाटक की एक खोज किस प्रकार अग्रसर हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, आज़ादी के दिनों में कोई भी नाटक, कोई भी कला करना, परफॉर्मेंस देना उतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि जब हम किसी दूसरे के गुलाम होते हैं तो हमारी संस्कृति और सभ्यता पर भी किसी और का अंकुश होता है। वैसे ही ठीक उसी अंकुश की तरह नाट्य विधा पर भी अंग्रेजी सरकार का, ईस्ट इंडिया कंपनी का कई सारी बंदिशें थी। इसके बावजूद भी हम भारतीयों ने कुछ न कुछ हमेशा नया करने की सोचता रहा। और इस दरमियान हम देखते हैं कि एक नया रंगमंच की स्थापना होता है 1872 में कोलकाता में, जिसे नेशनल थिएटर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, 1872 में कोलकाता में एक थिएटर की स्थापना होती है जिसे नेशनल थिएटर के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी एरा में महाराष्ट्र में विष्णुदास भावे नाम का एक बहुचर्चित कलाकार हुए। उन्होंने एक नाटक देखा, विशेष रूप से वो अंग्रेजी नाटक था, और उन्होंने हॉल में, थिएटर ऑडिटोरियम हॉल में देखा और उन्हें इतना अच्छा लगा, उन्हें इतना जोश भरा कि उन्होंने राजा गोपीचंद नाम का एक नाटक का सृजन किया। मूलतः विष्णुदास भावे मराठी थिएटर से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने राजा गोपीचंद नाटक का सृजन किया और वो हिंदी में रखा, ताकि अधिक से अधिक मराठी के अलावा और भी जो दर्शक हैं वो हमें आसानी से मिल पाए और फिर उससे एकत्रित पैसा जो वो कला में लगा पाएँ और इससे आगे बढ़ा पाएँ। कहता है उस टाइम का न्यूज़ द बॉम्बे टाइम्स, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से अब न्यूज़पेपर में जाना जाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कंपनी, उसमें भी संपादक ने उनकी प्रशंसा की है कि बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा। इसके अलावा हम देखते हैं कि कलकत्ता में ही 1858 में संस्कृत नाटक रत्नावली, जी हाँ, संस्कृत क्लासिकल ड्रामा, संस्कृत ड्रामा रत्नावली का बांग्ला स्वरूप प्रस्तुत हुआ। इसके अलावा मालिकों के कहने पर इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी किया गया है माइकल मधुसूदन दत्ता के द्वारा, और उसका भी प्रदर्शन देखा गया, जो कि मूल नाटक रत्नावली का ही था। लेकिन क्या है कि जब आप किसी को अनुवाद करते हैं, अगर आपकी समझ, आपकी सोच और आपकी लेखनी क्षमता, जिस प्रकार नाटक रचित किया गया है, जिस मूड में, जिस कंटेक्स्ट में, अगर आपकी समझ उतनी पैनी और धारदार नहीं है, तब आप नाटकों को अनुवादित करने से बचें, क्योंकि उसके मर्म, उसके टेक्स्ट, उसके मूड कहीं चले जाने का डर होता है। और वैसा ही डर यहाँ भी देखने को मिलता है कि माइकल मधुसूदन दत्त ने जब नाटक को ट्रांसलेट किया है तो कहीं ना कहीं उसके मर्म जो है वो थोड़े से कम हो गए, घट गए।
और उतने पसंद नहीं किया गया। इसके अलावा जब माइकल मधुसूदन दत्त ने शर्मिष्ठा की रचना की, जबकि वो भी एक पौराणिक कथा था शर्मिष्ठा का, तो वो थोड़ा बहुत चला नाटक। लेकिन एक दो दशक के बाद में अगर हम बात करें, उसी इरा में उसी पीरियड में मराठी थिएटर में भी 1860 के आसपास मराठी थिएटर में भी अलग अलग भाषाओं का नाटक खेला जाने लगा। और एक नाटक था थारले माधवराव पेशवा का, विनायक जनार्दन कीर्तन द्वारा लिखा हुआ नाटक का नाम है थारले माधवराव पेशवा, ये पेशवे। इसमें मूलतः पेशवाई जो साम्राज्य है उसकी लड़ाई और पेशवा के सिंहासन और उसके दावेदारी, नाना साहब, उनकी बगावत, उनकी व्यवस्था, उनकी खिलाफत, इन सब टॉपिक्स को ये कवर करता है। उसके बारे में ये नाटक चर्चा करता है। यह नाटक अपने आप में गिरफ्तारी और पुरस्कारी दोनों समेटे हुए था। इस नाटक से प्रसिद्धि मिली विनायक जनार्दन कीर्तन जी को, लेकिन गिरफ्तारी भी उनकी हुई और उस गिरफ्तारी के लिए इन्हें पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं पेशवाओं का गौरव याद करने के लिए जनार्दन जी ने जो प्रयास किया वो थोड़ा सा सफल रहा। वापस हम बांग्ला की तरफ बढ़ते हैं तो मालिक, और बांग्ला ही नहीं पूरे देश की तरफ बढ़ते हैं, एक मालिक और मजदूरों के बीच एक संबंध जो टूटा वो यूरोप से चलते हुए धीमी गति से भारत में, कोलकाता के थ्रू भारत में इन किया। और ये संबंध दिखने को मिलता है आपको भारत में भी, और इसके कुछ साक्ष्य आपको दिखने को मिल जाएगा। इसके पहला आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी का नील दर्पण सत्याग्रह जो आंदोलन है महात्मा गांधी जी का, वो भी एक आवाज़ है गरीबों, मजदूरों का, कमज़ोर, लाचारों के विरुद्ध, उनके सपोर्ट में अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाया गया। उससे रिलेटेड अगर हम नाटक देखें तो नील दर्पण, जो कि दीनबंधु मित्र ने लिखा, नील दर्पण अर्थात नील का दर्पण, नील की खेती और उसका मिरर, यानी नीलों का दर्पण का संबंध रहा है समाज का दर्पण से। 1857 टू 1870 तक केवल नाटक लिखे ही नहीं गए, इसके अलावा लिखने के साथ साथ प्रदर्शन भी हुए। अच्छा नाटक, थोड़े से बुरे नाटक भी हुए। लेकिन जिस प्रकार महाराष्ट्र में सांगली नरेश ने अपने दरबार में प्रस्तुति की जो इजाज़त दी, ठीक उसी तरह कोलकाता और बम्बई दोनों शहरों में अब नाटक गृह यानी ऑडिटोरियम निर्माण अपने जोर शोर पर चलने लगा। और 1852 में बम्बई में पारसी नाटक मंडली की स्थापना हुई, जिसमें हम जानते हैं कि एलिफेस्टन ड्रामेटिक क्लब की स्थापना 1860 में हुई, जो कि पारसी नाटक मंडली का एक अंश रहा। इसके अलावा एलिफेस्टन कॉलेज में विद्यार्थियों के द्वारा ही प्रारंभिक दिनों में एक मंडली की स्थापना की गई, जो मूलतः वो बच्चे जो ड्रामा में इच्छुक हैं वो अंग्रेजी नाटक परफॉर्म करें, शेक्सपियर के, फॉस्टर्स के नाटक, वो सब नाटक वो परफॉर्म करें। इसके अलावा विक्टोरियाई नाटक मंडली का स्थापना हुआ 1867 में। तो इस तरह से विक्टोरिया, अल्फ्रेड रियन, एलिफेस्टन, पारसी नाटक मंडली, ना जाने और कितने नाट्य संस्था बहुत ही सक्रिय हो गई। अब नाट्यगृह जो रचना है वो अलग अलग हिस्से में होने लगी। सभी शिक्षित और अशिक्षित लोगों का अलग अलग खेमा बंटने लगा, जहां अशिक्षित लोग के लिए उस समय पीला हाउस यानी
प्ले हाउस का बिगड़ा रूप पीला हाउस के नाम से जाना गया। आगे हम बात करते हैं कि नाटक हमेशा से नाटक के प्रदर्शन या नाटक की कला में राजऋषि मीन्स राजतात्विक जो लोग हुए, रईसिक लोग हुए, उन्होंने हमेशा कला को आश्रय दिया। समाज का मुखिया वही होते थे, गांव का मुखिया वही होते थे, तो कला की स्थापना का जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पे होती थी। इस तरह से सामाजिक जीवन में जातियां और आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और नाट्य कला का जन प्रदर्शन, ये अलग अलग रूपों में परिवर्तित होते रहा और अपना स्वरूप हमेशा क्षणभंगुर की तरह बदलते रहा। भारतीय परंपरा साहित्य नाटक को अगर हम माने तो वो एक दृश्य काव्य माना जाए, और उस साहित्य में महाभारत, रामायण, भागवत पुराण, उपनिषद, ना जाने कितने और वेद, ये सारे महाकाव्य, ये सारे वैदिक ग्रंथ, ये सारे होली बुक्स, भक्ति मूवमेंट्स, इन सबों का परंपरा रहा। और वो साहित्य समाज आम जीवन के लिए हमेशा शिक्षाप्रद रहा, क्योंकि व्यक्ति को हमेशा राम की तरह बनना चाहिए। हमेशा आप राम की तरह हो, ना कि आपके अंदर का बिहेवियर जो है वो रावण की तरह हो, क्योंकि रावण दुष्ट का, खलनायक का, प्रोटैगनिस्ट का प्रतीक है, और राम नायक, हीरो, वीर योद्धा, पुरुषोत्तम और एंटागोनिस्ट का प्रतीक है। शिक्षा का सामान्यतः अगर बात करें तो उस 1850 के बाद 1860, 70, 80 में शिक्षा का स्तर तो अपग्रेड हुआ था, क्योंकि भारत में मैकाले शिक्षा पद्धति से शिक्षा की थोड़ी सी पद्धति में सुधार हुआ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी सरकार का हमेशा दबदबा रहा कि भारत में अंग्रेजी व्यवस्था लागू हो और उनके अपने दृष्टिकोण सफल हो, क्योंकि जिसका सत्ता होगा उसका कल्चर, उसकी सत्ता, उसका व्यवहार, उसका आचार, उसका मनोरंजन, उसका कल्चर, हर चीज़ उसका अनुकरण हो, और बहुत हद तक अंग्रेज इसमें सफल भी रहे हैं। इसी बीच हम 1850 तक आ जाते हैं, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक एक ऐसे नाटककार की रचना और जन्म पद्धति के बारे में हम पढ़ते हैं कि आधुनिक भारतीय नाटककार जिन्हें हिंदी रंगमंच की कमान उनके हाथों से निकली हो, और उस सारे कमान की, वो नाटक की विधा का एक छत्र अस्तित्व अपने भुजबल में कायम रखा, जिसमें प्रसिद्ध नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आता है। उन्होंने ना कविता, गीत, नृत्य, कहानी, पटकथा, टेक्निक, ना जाने एकांकी और कितनी विधा को अपने आप में समेटे हुए था, और उन्होंने बहुत हद तक प्रयास किया कि इस विधा को, इस हिंदी रंगमंच को एक नए आयाम दें, क्योंकि उस समय तक पारसी, ईस्ट इंडिया, अल्फेस्टन, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, ये सभी आ गए थे, लेकिन हिंदी की अब बारी थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक शराबी और उसकी पत्नी को एक वेश्या के आमने सामने रखकर एक पुरुष वसंत पे एक रखेल से कहते हैं, रखेल, शराबी, महिला, इन सबों पे एक छोटा छोटा एकांकी लिखना शुरू किया। स्टार्टिंग में एक तरह से कहिए उपसंहार होता था, छोटा छोटा। बाद में भारतेंदु जी की बात करें तो वो एक महान पुरुष थे, दिव्य पुरुष थे,
और अपने सजगता से रंगमंच को एक नया दिशा निर्देश देना शुरू किया। और उन्होंने लगभग 20 नाटक लिखा है, जिसमें से अधिकांश एकांकी नाटक रहा। इसके अलावा संस्कृत और बांग्ला नाटकों का रूपांतरण रहा, जिसमें रूपांतरण में चंद्र कौशिक, मुद्रा राक्षस, प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक थे, जिनका रूपांतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। इसके अलावा हमेशा अपने जीवन में सदाचार जीवन जीना सीखा। नाटक में मुद्रा राक्षस में उन्होंने रुचि ली, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र विदेशी विजेता को मार भगाना चाहते थे, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को हटाना चाहते थे और अपनी कला, अपनी संस्कृति को कायम करना चाहते थे। और तो क्या करते, तो युद्ध तो कर नहीं सकते थे, और एक लेखक, एक नाटककार अपनी लड़ाई अपने कला के माध्यम से ही जीत सकता है। भारतेंदु जी ने संस्कृत के अलावा हिंदी नाटक को जीवंत बनाने का भरसक प्रयास किया और गद्य पद दोनों का सहारा लिया, और इस तरह से उनके महान योग और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उन्हें रंगमंच में, हिंदी रंगमंच में हमेशा आदर से नाम उनका लिया जाता रहा। कहा जाता है कि व्यक्तियों का एक दल उन्होंने भी तैयार किया, पढ़े लिखे लोगों का, और उन्होंने उसे व्याख्या देते थे, अपना उदाहरण समझाते थे अपना नाटक के बारे में। उसमें नाटक, अपेरा, प्रहसन, एकांकी, ये सारे चीज़ों का प्रदर्शन किया जाता रहा है बनारस या बनारस के आसपास की गलियों में।